मेरा नाम पंकज जाखड़ है और आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जिसका सब्जेक्ट कोड सी 207 है के 12th यूनिट इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डिटीरिएशन ऑफ कंक्रीट कंक्रीट के क्षय के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आंतरिक और बाहरी दोनों कारणों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या है, इनके क्या क्या कारण है। सबसे पहले कंक्रीट की जो भी होती है क्षय होती है या ड्यूरेबिलिटी टिकाऊपन होता है। अगर टिकाऊ नहीं होगी तो क्षय होगा। तो उसके मुख्य कारण है वो पांच छह फैक्टर्स हैं। सबसे पहला पर्यावरण। कभी भी कंक्रीट अगर टिकाऊ है या उसमें क्षय अधिक हो, सबसे महत्वपूर्ण है वो पर्यावरण। मान लीजिए आपके आसपास कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर, उसके आसपास वातावरण है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, केमिकली एक्टिव है, जिसमें केमिकल बार बार टच हो रहा है, उसमें सॉल्ट्स बार बार टच हो रहे हैं, तो वो कंक्रीट के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उस केस में कंक्रीट में क्षय बहुत अधिक होगा। अब ऐसा कौन सा वातावरण होगा? जैसे समुद्र के किनारे कोई संरचना बनी हुई है तो उसमें बार बार समुद्र का खारे पानी के अंदर क्या केमिकल्स हैं, सॉल्ट्स है, बेसिकली सोडियम क्लोराइड और अलग अलग सल्फेट्स और बाकी अलग अलग चीजें हैं। उसके कारण कंक्रीट में क्षय अधिक होता है। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर है, जैसे कोई स्टोरेज टैंक है जिसमें हम केमिकल स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, उसमें भी ज़्यादा जल्दी क्षय होगा। या कोई टैंक है अंडरग्राउंड हमारा, उसमें नॉर्मली स्टोर करके रखते हैं, पेट्रोल पंप उनमें होते हैं, तो कंक्रीट के टैंक होते हैं, तो उसमें भी ये क्षय का एक मेजर कारण है पर्यावरण। तो अगर पर्यावरण हमारे फेवर का नहीं है या अच्छा नहीं है ज़्यादा, तो कंक्रीट में क्षय की बहुत अधिक संभावना हो जाती है। और उस समय में ध्यान रखना पड़ता है कि क्षय की दर होगी वो बहुत अधिक होगी, ठीक है। तो उसमें हम ये पहली चीज़ तो हम क्षय की या डिटोरेशन की दर का ध्यान रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि और अधिक से अधिक उसमें मजबूत बनाए, टिकाऊ बनाए, ठीक है। उसमें दूसरा है क्वालिटी ऑफ कॉन्स्टेंट मटेरियल्स। जो घटक पदार्थ है उनकी गुणवत्ता कैसी है। हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा है, तो इसमें अलग अलग कंक्रीट के लैब्स टेस्ट हमने पढ़े हैं। ड्यूरेबल एग्रीगेट के टेस्ट पर फ्लेकी नहीं होना चाहिए, इलोंगेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीमेंट की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, 7 डे स्ट्रेंथ, 20 डे स्ट्रेंथ, साउंडनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब क्वालिटी मटेरियल है जो हमारा उसकी क्वालिटी को दर्शाते हैं। और ये अगर मटेरियल अच्छा होगा तो कंक्रीट की क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी होगी। और मटेरियल अच्छा नहीं है तो कंक्रीट की क्वालिटी खराब होगी, उसकी क्षय की दर अधिक होगी, ठीक है। इसलिए जो हमारे हाथ में जो फैक्टर, पर्यावरण हमारे हाथ में नहीं है, पर ये चीज हमारे हाथ में है, क्या है? कांस्टेंट मटेरियल की क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी, सॉरी, गुणवत्ता है कि वो कैसे हैं। इसलिए हम अच्छे अच्छा लेने की कोशिश करते हैं, उसके लैब में टेस्टिंग करते हैं, बार बार रेगुलरली टेस्ट करते हैं, ताकि हम जो कंक्रीट है वो अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर में मिले। नेक्स्ट पार्ट है क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मटेरियल, घटक पदार्थों की मात्रा। ये बहुत कॉमन चीज आजकल दिखती है कि क्या होता है कि क्वालिटी तो अच्छी होती है, गुणवत्ता तो सामग्री की अच्छी, पर कम सामग्री प्रयोग लेते हैं जितनी लेनी चाहिए। जैसे सीमेंट कम डालेंगे, ठीक है, और सड़क बनाएंगे तो डामर या बिटुमन कम डालेंगे, तो उसके कारण भी कंक्रीट की क्षय की रेट अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि हम डिजाइन होता है वो हमारा मान लीजिए कि 300 किलो के हिसाब से कंक्रीट डिजाइन है हमारा, 300 किलोग्राम पर मीटर की, और हमने 280 डाला, तो क्वालिटी सीमेंट की बहुत अच्छी है, पर अगर क्वांटिटी कम है या घट मात्रा कम है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आता है वर्कमैनशिप ऑफ क्वालिटी, ठीक है, कार्यशीलता। वर्कमैनशिप कैसी है? कंक्रीट हमने डाल दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, पर कंक्रीट को अच्छे से डाला नहीं है, उसकी कॉम्पेक्शन अच्छे से नहीं किया है, उसकी क्योरिंग अच्छे से नहीं की है, ठीक है। या उसको पेंटिंग करना है या उसको वाटर प्रूफिंग करना, हमने अंडरग्राउंड में हौदा बनाया, वाटर टैंक बनाया, उसमें वाटर प्रूफिंग नहीं की हमने, तो ये वर्कमैनशिप आता है। तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है कवर। कवर टू रीइंफोर्समेंट। आरसीसी संरचना जब भी बनाते हैं इस्पात प्रबलित, तो उसमें कवर होता है, कंक्रीट जो सरिया होता है उसके और बाहर की जो परत है, कंक्रीट की लास्ट लेयर है, उसके सपने नजदीक, उसको हम बोलते हैं कवर। तो कवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कंक्रीट के अंदर पानी जाने से रोकता है, और पानी जाने के कंक्रीट में अगर आर्द्रता की मात्रा कम होगी तो हमारे बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आएगी और ये कंक्रीट ड्यूरेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा इनएडिक्वेट डिजाइन, अनुचित अभिकल्पन, ये भी एक कई बार फैक्टर हो जाता है। मान लीजिए आपका रोड बना रहे हो या आप रोड बना रहे हो, तो उसमें 200 व्हीकल के लिए आप डिजाइन किया और आ रहे हैं उसमें 500 व्हीकल, ये 500 व्हीकल आ रहे हैं, आपने 200 के लिए डिजाइन किया,
तो वो भी प्रॉब्लम है, बार बार लोडिंग ज़्यादा होगी, लोडिंग जितनी सहन करने की क्षमता है उससे ज़्यादा लोडिंग आएगी तो क्या होगा, कंक्रीट में से कंक्रीट जल्दी टूटेगी, सीधी बात है। हमारी बाइक है, मान लेते हैं बाइक 2 सीटर है हम, और उसमें रोज 4 लोग बैठ के जाएंगे तो क्या होगा, उसके जो पीछे के टायर्स हैं और जो शॉकर्स हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगे, ठीक है। और इम्प्रॉपर जो स्ट्रक्चर, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो संरचना जिस चीज़ के लिए बनी है उस चीज़ के लिए नहीं करके दूसरी चीज़ों के लिए प्रयोग लेते हैं। जैसे हमने घर बनाया, घर में वेयर हाउस चल यूज करने लग गए, लोड ज़्यादा पड़ गया, ठीक है। हमने आज रेलवे का पुल है, नॉर्मल उसके लिए बनाया, किसके लिए, ट्रेन के लिए, और हम डबल डेकर गुड्स ट्रेन यूज करने लग जाएं। अभी तक इंडिया में बहुत कम जगह यूज हो रही है, पर डबल डेकर अगर गुड्स ट्रेन में बहुत अधिक भार होगा तो जिस चीज के लिए अनुचित उपयोग, मतलब जिस चीज के लिए बनाया गया उसी चीज के लिए उपयोग करें, ज्यादा अच्छा है। अनुचित उपयोग से उस पर भार ज्यादा पड़ेगा, लोड ज्यादा पड़ेगा, और संरचना में उसका क्षय जल्दी अधिक गति से होगा। और मान लीजिए हम 50 साल के डिजाइन किया तो स्ट्रक्चर 20 साल में ही फेल हो जाएगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी को लॉस होगा और जान माल की हानि की संभावना भी रहती है। अब एक चीज आती है करोजन ऑफ कंक्रीट। करोजन ऑफ कंक्रीट या कंक्रीट का क्या होता है, जंग लगना। अब नॉर्मली आपने देखा होगा जंग लग तो लोहे में लगती है, शायद यही सुना है आज तक। तो कंक्रीट में जंग लगना क्या है, बेसिकली ये कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ये कि द जैसे क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे कंक्रीट में क्षय होता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा रोल आसपास के रसायनों का होता है, और इसको कंक्रीट को जंग लगना बोलते हैं। एक फिजिकल केमिकल प्रोसेस है, और ये हमेशा ही होती रहती है, बस इसकी दर अधिक होती है। यदि वातावरण आसपास का प्रतिकूल है तो इसकी दर अधिक होगी, और अगर आसपास का वातावरण अनुकूल है तो इसकी दर कम होगी। तो इसको डेफिनेशन देखें तो द ग्रेजुअल डिटोरेशन ऑफ कंक्रीट बाय केमिकल एग्रेसिव एजेंट्स इज कॉल्ड concrete corrosion. This is physiochemical process and depends on constants of concrete and corrosive environment. अब इसमें कंक्रीट कैसी है उस पर भी फर्क पड़ रहा है, ठीक है। कंक्रीट के अंदर कंपोनेंट्स कैसे, आसपास का वातावरण। मान लीजिए कंक्रीट हमने बहुत अच्छा मटेरियल यूज किया है तो ये रेट कम हो जाएगी, और ये अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया तो ये रेट अधिक हो जाएगी। और आसपास का वातावरण हम देखा ही था, मान लो कोई केमिकल बार बार अटैक कर रहे हैं, मैरीन एनवायरनमेंट है, समुद्र का खारा पानी बार बार आ रहा है, तो उससे भी हमारे करोजन ऑफ कंक्रीट फास्ट होगा। बेसिकली करोजन ऑफ कंक्रीट में सबसे पहले जो निशानी है वो है डिसकलरेशन। कंक्रीट का कलर अलग हो जाता है। नॉर्मली कंक्रीट का कैसा कलर होता है, ग्रे कलर होता है, पर इसमें देखेंगे तो एक थोड़ा सा उसमें डार्क होनी चालू हो जाती है, ठीक है। तो हमें लग जाता है तो स्ट्रक्चर पुराना है, देख के लग जाता है स्ट्रक्चर तो पुराना हो गया। क्यों, समय के साथ कंक्रीट में करोजन आना चालू होता है। कहीं भी देखोगे आप कंक्रीट 15-20 साल पुरानी बिल्डिंग देखोगे तो कंक्रीट का थोड़ा नए और उसमें कलर में फर्क आ जाता है। यही करोजन ऑफ कंक्रीट कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी एक कारण है। टेम्परेचर में क्या होता है, तापमान, हमने बार बार ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई तापमान बढ़ने से, गर्म होने से सब चीज़ें क्या होती है, फैलती है, और ठंडी होने से क्या होती है, सिकुड़ती है। अब कंक्रीट के अंदर हमारा क्या है, लोहा होता है, नॉर्मली स्टील होता है, ठीक है, आरसीसी होती है, उसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, अल्फा होता है, कंक्रीट और स्टील का अलग अलग है। तो बार बार कंक्रीट फैलेगी, बार बार सिकुड़ेगी, स्टील भी फैलेगा सिकुड़ेगा, तो उनके बीच का बॉन्ड है वो कमजोर होता रहेगा। वो बॉन्ड या दोनों के बीच पकड़ है वो कमजोर हो जाएगी। इस कारण भी कंक्रीट में प्रॉब्लम आ जाती है, शायद जल्दी बॉन्ड खत्म होते ही क्या हो जाएगा, फिर टेंसाइल लोड क्या होगा, सरिये पे नहीं आके क्या होगा, ये दोनों एक कंपोजिट मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करके एक संरचना की तरह दो संरचनाओं की तरह एक्ट करेगी, और उस कारण कंक्रीट में टेंशन आ जाएगी और कंक्रीट के टूटने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं नीचे डायग्राम में कि अगर 110 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो इसका ये एक नॉर्मल 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आई है, तो 0 पे मान लो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा, तो उस पर ये है। फिर 50 फ़ारेनहाइट होगा तो ये शेप हो जाएगा, 110 है तो इतना हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी कितना चेंज आ गया यहाँ पे, 3/32 इंच, ठीक है। 6 इंच थिक कंक्रीट का ये है, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन आएगा वहाँ भी कंक्रीट डिटोरेशन क्षय की ज़्यादा संभावना है। मतलब क्या है, अगर हम देखें तो जैसलमेर है जहाँ ठंड होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ ज़्यादा क्षय की संभावना है तुलनात्मक किसके, मुंबई के तापमान के पॉइंट से देखें तो। क्यों, तापमान मुंबई में इतना ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता, पर मुंबई में दूसरी
आर्द्रता, आर्द्रता मुंबई में ज्यादा है। मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर के जाते ही क्या होगा, मॉइस्चर के आते भी वही चीज होती है जो तापमान के कारण होती है। मॉइस्चर जैसे बढ़ता है तो चीज का आयतन बढ़ जाता है। और कंक्रीट में भी यही होता है कि मॉइस्चर बढ़ते ही उसका संकुचन या विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो इस कारण वापस वही चीज हो जाती है कि बॉन्ड दोनों में परिवर्तन टूट जाता है और स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो ये मॉइस्चर हो गया। मॉइस्चर का एक और इफेक्ट भी आता है, वो बाद में देखेंगे, वो होता है करोजन ऑफ स्टील। स्टील में जंग लगना, ये भी एक कारण होता है, पर ये इंटरनल फैक्टर आएगा। अभी हम बाहरी कारण पढ़े, आंतरिक नहीं, बाहरी। एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहरी कारण है, उनमें सबसे पहले आता है आर्द्रता आता है। आर्द्रता कारण, तापमान कारण, फिर घर्षण के कारण। सीसी रोड होती है हमारी, क्या होती है सीसी रोड, देखेंगे हम तो क्या होती है, कुछ सालों बाद चलने के बाद क्या घिस जाती है। तो घिसने के बाद उसमें घिसते 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 क्या हो जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सरिया उगड़ जाता है कई जगह, ठीक है। और भी कई चीजें आती है। घरों में भी हम देखते हैं, सीढ़ियाँ देखेंगे, जैसे आप अपने घर देखें, कोई भी पब्लिक बिल्डिंग देखो आप, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो वहाँ आरसीसी की स्टील, आरसीसी की सीढ़ियाँ बनी होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे घर्षण, एब्रेशन के कारण क्या होता है, उसकी थिकनेस कम होती जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं नॉर्मली, स्टेयर्स के ऊपर क्या, एक लेयर लगाते हैं, किसकी, टाइल्स की लगाते हैं, ताकि आरसीसी कमजोर नहीं हो, टाइल्स टूटे, टाइल्स हम वापस रिप्लेस कर सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर नहीं तोड़ना पड़े। जब पुराने पत्थरों के घर देखेंगे तो आप उसमें देखोगे, उसमें जो सीढ़ियाँ हैं वो थोड़ी गोल सी हो जाती है, मतलब जो किनारा है, नुकीला किनारा होता है, एज होता है हमारा स्टेयर्स का, सीढ़ियों का, वो एकदम 90 डिग्री पे नहीं रहता, थोड़ा सा इतना शार्प नहीं रहता है, चैम्फर हो जाता है। क्यों, बार बार घर्षण के कारण, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें बार बार घर्षण लग रहा है, कहाँ लगेगा घर्षण, जैसे सीसी रोड हो गई, और घर्षण कहाँ लगेगा, कोई भी कॉलम बना हुआ है नदी के अंदर, उसमें बार बार पानी का बहाव, दाब लग रहा है, ठीक है। और कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है जिसमें हवा बहुत तेज बह रही है, उसके उसमें ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है भार के कारण दरारें, क्रैक्स ड्यू टू मैकेनिकल लोडिंग। कई बार क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो उसके कारण भी थोड़ी बहुत क्रैक्स आ जाती हैं, ठीक है। अब थोड़ी बहुत क्रैक, माइनर क्रैक्स अलाउड है, और मेजर क्रैक्स हमारे अलाउड नहीं है। तो लोडिंग के कारण भी ये प्रॉब्लम, एक्सटर्नल लोडिंग ज़्यादा लगा दी हमने, कई बार ये हो जाता है कि जैसे 10 टन के लोड के लिए डिजाइन है, हमने 12 टन लगा दी, ठीक है। ओवरलोडिंग ट्रकों की इसीलिए बैन करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके कारण कंक्रीट और ये होता है, इसमें क्रैक आने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा बाहरी कारण में आग भी, फायर की वजह से स्ट्रक्चर को काफ़ी लॉस होता है, आरसीसी स्ट्रक्चर को। मैसनरी स्ट्रक्चर, स्टोन स्ट्रक्चर, उसको आग से इतना नुकसान नहीं होता, परंतु आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आग के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, और उसमें एक्सपेंशन कंक्रीट का काफ़ी ज़्यादा होता है, उस कारण कंक्रीट टूट जाती है। और कई बार हमें, अगर आग ज़्यादा टाइम तक लगी रहे, तो उसको स्ट्रक्चर को तोड़ना भी पड़ेगा, अनसेफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, कवर टूट जाता है, और वो रीइंफोर्समेंट है वो एक्सपोज हो जाता है हमारे बाहर की तरफ पूरा, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर, जैविक बायोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कोई मकान पड़ा है, उसमें धीरे धीरे क्या फफूंद ज़्यादा लग गई, घास उग गई, दीवारों में घास उग गई, कंक्रीट सीसी रोड में घास उग गई, छत पे घास उग गई, तो उस कारण भी कंक्रीट का क्षय होता है, क्योंकि उस बायोलॉजिकल रिएक्शन का, उसमें जीव जंतु थोड़े आना चालू रहने लग जाते हैं, तो उससे कारण क्रैक्स बढ़ती है। और पानी की हमेशा उपलब्धता रहती है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी रहती है। अगर कोई घास उगी तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ मॉइस्चर है, जल है, जल की उपलब्धता है, तभी वो जिंदा है। और जल उपलब्ध है मतलब क्या है, कि जल है तो कंक्रीट में क्षय होना निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता, वहाँ जल की उपस्थिति कंक्रीट के आसपास ज्यादा है, तो ठीक है। तो ये फैक्टर होता है, वो करोजन ऑफ स्टील या स्टील का जंग लगना होता है। बेसिकली क्या होता है, करोजन ऑफ स्टील या जंग कोई बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे अपना सेल होता है वैसे है, और एनोड और कैथोड, इसमें दो पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमेशा होता है, परंतु जैसे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होगी, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो हमारे क्या होगा, इसकी ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, ठीक है। अब हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये नीचे क्या है, ये कंक्रीट, ये स्टील है, और ये ऊपर क्या होता है, नमी है। तो नमी के आते ही क्या होगा, कैथोड बन जाएगा, नमी या जल के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी,
ऑक्सीजन के कारण क्या हो गया, कैथोड बनेगा, कैथोड से एनोड जाएगा करंट, एनोड क्या हो जाएगा, एनोड स्टील हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्टील से Fe+ निकलेंगे और ये एनोड कैथोड रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा, जब तक या तो स्टील खत्म नहीं हो जाए या मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाए। तो मॉइस्चर अगर लगातार कम होगा या हम कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है, पानी बहुत कम आएगा, या फिर स्टील खत्म हो जाएगा, तब ये पूरा टूट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ क्या करते हैं, कवर ज़्यादा बढ़ाते हैं, वाटर प्रूफिंग करते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा कंक्रीट को हानि होती है वो करोजन ऑफ स्टील से होती है। स्टील में जंग लगने के कारण क्या होता है, बेसिकली कोई भी मटेरियल पे जंग लगता है, हम स्टील आयरन पे कभी देखते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर लेयर बन जाती है, फाइन लेयर बन जाती है पाउडरी फॉर्म में। तो उसका एक तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है जो होनी चाहिए, एरिया कम हो जाता है, और कई बार क्या होता है, कंक्रीट के अंदर अगर है उसमें जंग लग गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ते ही क्या हो गया, वो फूल जाएगा, फूल जाएगा तो अंदर पहले से बॉन्ड बना तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो बॉन्ड टूटते क्या होगा, फिर वो स्ट्रक्चर पूरा कमजोर हो गया वापस। तो करोजन के कारण पहला तो उसका एरिया कम हो जाता है, दूसरा उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो एक मान लो एकदम फिट कर रखा है अंदर, एकदम जाम है पूरा, और एक्सपेंशन होते ही क्या होगा, एक्सपेंशन होते ही कंक्रीट में क्रैक्स अनचार्ज होगी, फिर क्रैक्स आएगी तो और ज़्यादा पानी जाएगा और रिएक्शन फास्ट होता जाएगा, और रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये दोनों इंटरनेशनल फैक्टर पड़े हैं, कंक्रीट के डिटोरेशन या कंक्रीट के क्षय के दो, इंटरनल में जो आंतरिक हैं और एक्सटर्नल बाहरी हैं, दोनों एक दूसरे पे कनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंतरिक अलग हो रहे हैं और बाहरी अलग हो रहे हैं। कंक्रीट पे लोडिंग ज़्यादा होगी तो क्रैक होगी, क्रैक होगी तो पानी आएगा, पानी आएगा तो करोजन होगा, ठीक है। तो ये चेन रिएक्शन था, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये देख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे इसके बारे में देखेंगे कि इन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं, या इन क्षय की गति है, क्षय होने की गति डिटोरेशन रेट है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, और जहाँ पे क्षय हो चुका है, ठीक है, जो डिटोरेट हो चुके हैं उनको कैसे स्ट्रक्चर को रिपेयर किया जाए, उनकी मरम्मत की जाए। हर बार हम डिटोरेट हो जाए तो हम उसको नया नहीं बना सकते, ठीक है, पैसा बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है, मटेरियल वेस्टेज, इनकन्वीनियंस कितना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकन्वीनियंस आजकल बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जैसे आज आज आपके मेन रोड है तो आप 4 घंटे के लिए बंद कर दो तो पूरे शहर में त्राही त्राही मच जाती है, क्यों, ट्रैफिक वन वे करना पड़ता है, इधर से लोगों को इतनी परेशानी होती है, ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है, सब चीज़ें बढ़ जाती है। और उसके बीच में कोई एम्बुलेंस आ जाए, कोई आपातकाल हो जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा, मतलब और भी ज़्यादा दिक्कत। ठीक है, इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप email ID है pankajjakhad@gmail.com, उस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।